भाई साहब फाइनली मैंने पूरे 4 घंटों वाली धुरंधर द रिवेंज मूवी देख ही डाली। अगर मैं इस पूरे मूवी को एक ही लाइन में समराइज करना चाहूँ ना तो मैं शायद ही आपको इससे बेहतर इस मूवी को बता सकता हूँ। मोदी मोदी है तो मुमकिन है। मोदी 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 है तो मुमकिन है। मोदी मोदी है तो मुमकिन है। And guys, this is exactly what I felt after watching धुरंधर द रिवेंज। And भाई आदित्य धार is not even hiding it anymore। वो बंदा ओपनली बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। I mean उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और धुरंधर 1 में तो वो शायद आपको कुछ हिंट दे रहा था, मगर अब इस फिल्म को देखने के बाद तो आपको कंफर्म ही होगा कि ये बंदा बीजेपी का एक एजेंट है और पूरे दुनिया में नेशनलिज्म फैला रहा है। और ये बंदा बीजेपी को सिर्फ ओपनली सपोर्ट ही नहीं कर रहा बल्कि ये बीजेपी को वर्शिप कर रहा है। गाइस आदित्य धार भी उन्हीं कश्मीरी पंडितों में एक है जिनको 90s में उनका घर परिवार, उनका गांव मोहल्ला छोड़कर कश्मीर से ही भागना पड़ा था। I mean कि उनका खुद का घर छोड़कर उनको भागना पड़ा था। अब इस बात का दर्द कभी समझ ही नहीं सकते कि आपको अपना खुद का एग्जिस्टेंस बचाने के लिए, आपकी खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए अगर आपको अपना खुद का घर छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है तो भाई वो दर्द आप कभी समझ ही नहीं सकते। शायद उनको लगता है कि 2014 के बाद कश्मीर के हालातों में बहुत सारा सुधार आया है, so then it could be a return favor from आदित्य धार to the मोदी गवर्नमेंट। और भाई आदित्य धार आप तो उसी मूवमेंट पर जीत गए थे जिस मूवमेंट पर आपने लोगों को कन्विंस कराया था कि आप लोगों को 4 घंटे बिठा के रखोगे। और भाई आजकल के इतने बिजी टाइम पर हर एक बंदा जो सिर्फ 3 सेकंड की रील देखने के बाद अपनी उंगली स्क्रॉल कर देता है और 2.5 घंटे की मूवी देखने के बाद उसको मौत आती है, अगर वो बंदा आपके मूवी के लिए बिना कोई सवाल पूछे 4 घंटे बैठने के लिए तैयार है तो भाई साहब आप उसी वक्त जीत गए हो। एंड भाई एवरीवन मैडली बुक्ड योर मूवीज टिकट। एंड भाई हर एक बंदा बड़े बड़े लाइन और कतारों में खड़े होकर आपके मूवी का टिकट खरीद रहा था। I mean सिर्फ आपके लिए और आपके सिनेमा के लिए। एंड मैन यू डिलीवर्ड इट, यू डिलीवर्ड योर बेस्ट प्रोडक्ट। और भाई मूवी के ओपनिंग सीन में जसकीरत द्वारा जो शादी के घर में मसाकर होता है ना भाई, वो दिल दहलाने वाला था। क्या ही गजब फाइट सीक्वेंस था वो। उस सीन देखने के बाद भाई लिटरली आपके गोटे आपके मुंह में आ जाएंगे। वो कहते हैं ना जॉ ड्रॉपिंग, भाई लिटरली उस सीन को देखने के बाद मुझे एग्जैक्टली वैसा ही फील आया था। एंड ऑनेस्टली गाइस मूवी का कौन सा भी एक्शन सीक्वेंस इस एक्शन को पीक नहीं कर पाया था, और सिर्फ क्लाइमैक्स का एक्शन सीक्वेंस था ना वही इसके बराबर वाला था, वरना मूवी का कौन सा भी एक्शन नहीं था जो कि इसको पार कर पाए। और भाई जसकीरत से हमजा बनने की भी जो स्टोरी है ना वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। I mean जिसके घर में दादा फौज में, बाप फौज में और बेटा भी फौज की तैयारी कर रहा हो तो वो क्यों कोई क्रिमिनल काम करेगा। एंड गाइज मैं आपको स्पॉइलर देकर आपका कोई मजा खराब नहीं करना चाहता, अब बस इस मूवी को एक बार थिएटर में देख लो, आपके सारे सवालों का जवाब आपको एक ही साथ में मिल जाएगा। एंड भाई उस मासाकेर के बाद जब वो अपनी बहन को दर्द में देखता है ना भाई, दैट वाज सो इमोशनल। और आप उस सीन के अंदर इतना ज्यादा टूटा हुआ और दर्द में महसूस करोगे ना, अब जसकीरत के कैरेक्टर को देखकर आप खुद भी इमोशनल हो जाओगे। मतलब आपके अंदर भी वही ज्वाला दौड़ेगी और वही ईंधन दौड़ेगा मूवमेंट के अंदर रणवीर सिंह के दिमाग में दौड़ता है। मतलब आप भी एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्ट करते जैसा कि जस्सी ने उस मूवमेंट पे रिएक्ट किया था। आई मीन उसने उस एमएलए के घर में घुसकर पूरे उसके परिवार या फिर उसके पूरे खानदान को ही साफ करके बाहर आया था और उन सभी भड़वों को मारना पूरा जस्टिफाई भी करता है। और जस्सी ने बिल्कुल सही काम किया था। और उसके बाद जो भी पावरफुल लोग सिस्टम में होते हैं, क्योंकि इसने एक एमएलए के अगेंस्ट ही जंग छेड़ दी थी और जितने भी लोग पावरफुल में थे वो सभी लोग इसके अगेंस्ट हो जाते हैं और फिर इसको जेल होती है और फिर जेल के बाद इसको फांसी की सजा सुनानी ही बाकी होती है। और उसके बाद जैसे इसको अजय सान्याल ढूंढता है, उसके लाइफ को एक मोटिव देता है जो कि उसकी जीने की ही आशा खत्म हो जाती है। और उसके बाद अजय सान्याल उसको एक ऐसा मोटिव देता है, आई मीन जिस सिस्टम ने उसकी बैंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अजय सान्याल उसी सिस्टम को बचाने के लिए जसकीरत को कहता है। और उस टाइम पर जब जसकीरत मना कर देता है तब अजय सान्याल कहते हैं, देखो जसकीरत हम मर्द है और मर्द को हमेशा लड़ना ही पड़ता है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए लड़ना पड़ता है, अपने आप को साबित करने के लिए लड़ना पड़ता है, मर्द को हर एक मुमकिन कोशिश के लिए लड़ना पड़ता है। और लड़ने का मतलब यहाँ पर मैं आपको वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मर्द पैदा होते ही लड़ना सीख लेता है। मतलब अपनी फैमिली के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए मर्द को हर एक सिचुएशन के अंदर लड़ना ही पड़ता है, क्योंकि मर्द तभी मर्द बनता है जब वो अपने आप के लिए लड़ना शुरू कर देता है। और भाई मूवी में स्टार्टिंग का हाफ आवर सिर्फ जसकीरत की बैक स्टोरी ही दिखाई गई है। एंड भाई रणवीर सिंह क्या हो यार तुम,
भाई वॉट एवर यू डिड इन दिस फिल्म दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन थिंग। भाई जो कुछ भी आपने किया है ना वो किसी आम आदमी के बस का है ही नहीं। वो कोई आम एक्टर वो सब चीजें कर ही नहीं सकता। भाई यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं ना ऊंचे लेवल का एक्टर, भाई यू आर दैट। अगर आपके कुछ ऑफलाइन हरकतें इग्नोर कर देना भाई लिटरली यू आर मेड फॉर हिस्ट्री बुक्स। अरे गांड मरा है यार तुम्हारी ऑफलाइन हरकतें, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट गिव अ फक ब्रो। अगर तुम करण जौहर के गोटे दबाओ या फिर तुम नंगे फोटोशॉप करो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम साल भर में एक ऐसी खतरनाक गांड फाड़ परफॉर्मेंस दे रहे हो, भाई मैं कभी कुछ देखता ही नहीं। एक एक्टर हो भाई, आप एक्टर हो और आप एक्टिंग में अपना लोहा मनवाओ, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑफलाइन में क्या कर रहे हो और कहाँ माच चुदा रहे हो। लेकिन भाई जो भी इमोशनल सीन्स आप इस मूवी के अंदर परफॉर्म कर रहे थे ना, मैं उन सभी चीजों को रिलेट कर रहा था। मतलब आपका परफॉर्मेंस ही कुछ ऐसा था कि उन सभी चीजें मैं फील कर रहा था। भाई ईच एंड एवरी इमोशन आई वॉज फीलिंग थ्रू यूर आईज। एंड इमोशनल सीन्स में जब वो टूटता है ना तो आप भी टूट जाते हो। लिटरली आपके आंखों से आंसू निकल आते हैं। जब वो जोश में पाकियों और टेररिस्ट को मारता है ना, लिटरली आपके अंदर भी उतना ही जोश आता है। एक सेकंड में तो आपको कुछ ऐसा फील होगा कि लाओ मेरे हाथ में गन थमा दो और मैं भी खुद जाकर पाकिस्तान में धुरंधर बन के उनकी माँ चोद दूंगा। लिटरली आप ऐसे फील करोगे। और संजू बाबा, मैंने कहा था ना और मैं फर्स्ट पार्ट से ही ये बात कह रहा हूँ, नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन बी बेटर देन संजू बाबा फॉर दिस रोल। भाई वो बंदा कुछ अलग ही परफॉर्म कर रहा था। हर एक सीन में कंफर्म कर रहा था कि एसपी असलम इस मूवी के साथ अमर हो जाए। उस लेवल का इसका परफॉर्मेंस था। एंड गाइस मूवी में ना एसपी असलम का एक डायलॉग है एंड उस चीज को संजू बाबा ने कितने अच्छी और कितने कन्विक्शन से डिलीवर किया है ना, अगर आप लोग सुनोगे तो आप उसके दीवाने हो जाओगे। वो डायलॉग कुछ ऐसा था, एसपी असलम वो जिन है जो आपको कयामत के बाद भी एटीएफ के गाड़ी में सिगरेट का कष्ट लेते हुए दिखेगा। भाई वो इतना खतरनाक डायलॉग था और जिस अंदाज से संजू बाबा ने डिलीवर किया था वो उस चीज को और ज्यादा खतरनाक बना रहा था। संजय दत्त, आई एम ऑनेस्टली सेइंग, भाई साहब आप परमानेंटली धार कैंप का हिस्सा बन जाओ। आप धार कैंप के बाहर ही मत निकलो। अगर आप बाहर निकले तो भाई आप पे शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे बॉलीवुड हो या फिर कोई साउथ की इंडस्ट्री हो, वो सिर्फ आपके टैलेंट का एक गंदा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड गाइस संजू बाबा का ट्रेलर में एक सीन था, अरे लाले रो क्यों रहा है, भाई उस डायलॉग को चेंज किया गया है। भाई मतलब चेंज क्यों करना था? एंड उसके अंदर कोई गाली भी नहीं थी, क्यों चेंज क्यों करना था मुझे समझ में नहीं आया। उसको चेंज कुछ ऐसा किया गया है, अरे लाले रोता क्यों है, भाई रोता क्यों है और रो क्यों रहा है, उसके अंदर फर्क क्या है? मतलब आपको चेंज करने की क्या ही जरूरत आन पड़ी थी। एंड अर्जुन रामपाल वाज सो फकिंग पावरफुल एंड डेमोनिक इन दिस मूवी एंड आई लव्ड द रिलेशन बिटवीन मेजर इकबाल एंड हिज फादर ब्रिगेडियर जहांगीर। भाई उन दोनों का जब भी सीन आता था ना, भाई लिटरली मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो उसका बाप इस लेवल के गालियां देता था मेजर इकबाल को। भाई कुछ सीन में तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेजर इकबाल इसका ही गेम सबसे पहले बजाएगा। एंड वो सब आपको देखने को मिलता भी है कुछ सीन्स के बाद। भाई लिटरली उन दोनों का जब भी फेस ऑफ होता था ना, वो देखने लायक ही रहता था। गाइस वो कहते हैं ना, एक हीरो तभी पावरफुल लगता है जब उसके टक्कर का कोई पावरफुल विलन हो। एंड भाई इस मूवी के अंदर आपको एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा। जितना पावरफुल हमजा यानी जसकिरत है, उसी लेवल का पावरफुल भी आपको मेजर इकबाल दिखेगा। मतलब मेजर इकबाल के अंदर वो आग नहीं है जो जसकिरत के अंदर है, जिसको इस मूवी के अंदर ईंधन कहा गया है। और जो भी जसकिरत जिन हालातों से गुजरा है, वो सभी हालात मेजर इकबाल के साथ नहीं थे। इसलिए आपको जसकिरत बहुत ही ज्यादा पावरफुल और तबाही मचाने वाला दिखेगा। लिटरली यू कैन कॉल हिम रैथ ऑफ गॉड। और इस मूवी के अंदर उसको दिखाया भी गया है। भाई क्लाइमैक्स में इन दोनों का जो फाइट सीक्वेंस है, भाई वो अगर आप देखोगे ना, भाई आपको पूरा दिल खुश हो जाएगा। जिस अंदाज से हमजा उसको मेजर इकबाल को मारता है, भाई लिटरली उस ट्रेन के अंदर उसको ट्रेन के डब्बे के अंदर डालता है जिसके अंदर पेट्रोल होता है और उसको फिर लाइटर से जलाता है। भाई वो सीन इतना खतरनाक लग रहा था। भाई सच में देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बस आप लोग सिर्फ एक बार इस मूवी की टिकट बुक कर लो। और भाई आदित्य धार साहब ने यहाँ पर लोगों का बहुत ही बड़ा वाला काटा है। सब लोग वेट कर रहे थे कि बड़े साहब कौन होने वाला है। सब लोग ऐसा सोच रहे थे कि बड़े साहब कोई खतरनाक कैरेक्टर होगा। सब लोग ऐसा समझ रहे थे कि जो भी बड़े साहब का रोल प्ले कर रहा है वो एकदम फाड़ो एक्टर होगा, उसकी एंट्री खतरनाक होगी। मतलब कोई पावरफुल बीजीएम के साथ उसकी एंट्री दिखाई देगी और वो सनग्लासेस पहनेगा, उसके एक हाथ में सिगरेट होगी और वो स्लो मोशन में वॉकिंग करेगा। ये सब हम लोग सोच कर बैठे थे, मगर आदित्य धार साहब तो हम सबके दिमाग से 4 कदम आगे जाकर बैठे हुए थे। बड़े साहब इस मूवी के अंदर कोई और नहीं है, दाऊद इब्राहिम ही है और ये सभी लोग जानते थे। मगर उसका रोल जो प्ले कर रहा है ना, और जिस तरह से उसका कैरेक्टर है, भाई ये कोई भी इमेजिन नहीं किया था।
मतलब इस तरीके से भी आप दिखाओगे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसको देखने के बाद ज़रूर आपको शौक लगेगा। बस आप लोग इसको देख लो एक बार। इट वॉज मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फनी सीन है, मतलब ये सीन पावरफुल ही है, मगर आप लोग इमेजिन ऐसा नहीं किए थे क्योंकि इसके अंदर वहाँ पे दिखाया गया है। एंड गाइस दैट विल जेन्युइनली मेक सेंस। उसके अंदर कोई शुगर कोटिंग नहीं की है, मतलब वो सेंस बनाता है वो सीन। और भाई इंटरवल सीन इतना ज्यादा खतरनाक था कि लिटरली आपकी गांड फट जाती है। ऐसा लगने लगता है कि हमजा यहाँ पर एक्सपोज होने ही वाला है, मगर उसी मोमेंट पर पूरा गेम ही पलट जाता है। आई मीन मैं आपको स्पॉइलर देकर आपका मजा खराब नहीं करना चाहता, बस आप मूवी देख लो। भाई अब तक मैंने एटलीस्ट आपको 50 बार बोला होगा कि मूवी देख लो। अगर मैं इतना कह रहा हूँ तो भाई एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखो। भाई मूवी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गाइस हमजा की बीवी यालिना का रोल इस मूवी के अंदर बहुत ही ज्यादा कम है। आई मीन कुछ है ही नहीं। मतलब 4 घंटे की मूवी में हार्डली यालिना का रोल कोई 20 मिनट का भी हो, मगर उस 20 मिनट के अंदर ही उसका इतना ज्यादा खतरनाक काम दिखता है। आई मीन जो भी आपको फर्स्ट पार्ट में दिखता है ना, इस मूवी के अंदर वो हर एक चीज को एक्सेल कर देती है। मतलब उसके इमोशनल सीन्स इतने खतरनाक है ना, जब वो हमजा की तरफ गन पॉइंट करती है एंड उस मोमेंट पर यालिना को सब कुछ पता चल जाता है कि ये एक हिंदुस्तानी एजेंट ही है, और तब वो उसको मारने के लिए ही आगे बढ़ती है, लेकिन वो मार नहीं पाती क्योंकि ये इसको असलियत में प्यार करती है। एंड गाइस शी डिड ए वंडरफुल जॉब एंड शी डिजर्व ऑल द अपलॉड्स फॉर दिस। गाइस उजैर बलोच, भाई आई फील सॉरी फॉर हिम। आई मीन एसपी असलम उसको पेल रहा है, हमजा उसको पेल रहा है, दुबई वाले उसको पेल रहे हैं। आई मीन यहाँ तक कि पाकिस्तानी पुलिस भी उसी को पेल रही है। मतलब सब लोगों को साइड में कर कर बस इसकी ही ठुकाई चल रही है मूवी के अंदर। एंड भाई वो जो अरशद पप्पू वाली कहानी है ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो रियलिटी में हुआ था। फिर वहाँ पर उजैर बलोच ने अरशद पप्पू का सर काटकर वलियारी के सड़कों पर फुटबॉल खेला था, और उसका झलक इस मूवी के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए ही दिखाया गया है। हालांकि ज्यादातर दिखा नहीं सकते क्योंकि वो सीन बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, मगर अगर इतना ज्यादा आपने दिखाई दिया है तो और कुछ ज्यादा दिखाई देते। मतलब लोगों को भी कंफर्म होता कि ये भुसड़ी वाले किस लेवल के चूतिए लोग हैं। एंड गाइस इस मूवी का मेरा सेकंड बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट था रणवीर सिंह का अक्षय खन्ना वाला वो वायरल सीन रिक्रिएट करना। आई मीन रणवीर सिंह ने अपनी तरफ से 100% ही दिया था। जो म्यूजिक डायरेक्टर था और जो इसके पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक यूज किया गया था, वो उसके ऑरा को मैच नहीं कर पा रहा था। आई मीन जो फर्स्ट पार्ट में जो म्यूजिक था ना, वो म्यूजिक एग्जैक्टली उस वो जो अक्षय खन्ना की एंट्री थी उसके लिए वो म्यूजिक परफेक्टली सिंक कर रहा था। मगर इसके साथ जो म्यूजिक है वो ऐसा नहीं है, और इसके साथ जो म्यूजिक है वो उसके बैकग्राउंड में सिर्फ बज रहा है या फिर क्या चल रहा है कुछ तो समझ में भी नहीं आया। मगर वो सीन देखने में यार ऐसा लगा कि बस आया और चला गया, मतलब उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। और जो फर्स्ट पार्ट का जो अक्षय खन्ना वाला सीन था ना, वो सिर्फ मूवी रिलीज होने के बाद 4-5 घंटे में ही वो सीन वायरल हो गया था। मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर तरफ उसकी चर्चा हो रही थी। मगर इसके अंदर जो आप लोग सीन देखोगे ना, तो वो किसी को याद भी नहीं है। मगर भाई कुछ सीन्स के बाद ना आप लोगों को ऐसा लगेगा कि कहीं ये ज्यादा तो नहीं हो रहा। आई मीन यहाँ पर वाह मोदी जी वाह वाले मूवमेंट्स ही दिखेंगे। हर कुछ 2-3 सीन के अंदर आपको एक सीन वैसे ही दिखा देगा। ये मूवी है ना उन लोगों के लिए नहीं है जो बीजेपी गवर्नमेंट को हेट करती है। आई मीन ये मूवी कांग्रेस लवर्स के लिए मूवी बिल्कुल भी नहीं है। एंड आदित्य धार ने इतनी क्लेवर तरीके से एक इंडिया की बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग को मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बोलकर बता दिया है। एंड डिमोनिटाइजेशन का जो भी मोटिव था वो तो हमें पता नहीं, या फिर कभी वो बताया नहीं गया है। वो तो ऐसे कहते हैं कि सिक्योरिटी रीजंस के लिए ऐसा किया गया था, मगर उसका असली रीजन यहाँ पर दिखाया जाता है कि इंडिया में पाकिस्तान से बहुत सा पैसा आने वाला था यूपी इलेक्शन के टाइम पर। उन सभी पैसों को रोकने के लिए और बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ही नोटबंदी किया गया था। मगर इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठा है वो तो सिर्फ उन्हीं को पता है। एंड गाइस अब आता है इस मूवी का बिगेस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग, और इस मूवी का बिगेस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग है इस मूवी का म्यूजिक। पार्ट का म्यूजिक इतना बड़ा लेट डाउन है कि आप लोग खुद समझ जाओ। अभी तक कौन सा भी गाना वायरल नहीं हो रहा है। फर्स्ट पार्ट में टोटल 10 से 11 सॉन्ग थे और सभी के सभी सॉन्ग्स वायरल हुए थे, मगर यहाँ पर अभी तक कौन सा भी वायरल सॉन्ग आपको सुनने को नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो भी म्यूजिक आप सुनोगे वो सब जबरदस्ती घुसाए गए हैं। ऐसा लगता था कि ये सिर्फ एक स्ट्रेट 4 घंटे की मूवी थी, उसके अंदर कुछ जबरदस्ती के ओल्ड सॉन्ग घुसा दिए गए हैं। और जो एक तमा तमा वाला सॉन्ग था वही कुछ आपको एक अच्छा फील दे रहा था, मतलब तुझे जरूरत मेरे जैसे यार की। और ये गाना बिल्कुल तब बजता है मरते हैं। आई मीन वही कोई गाना थोड़ा सेंस बना रहा था, बल्कि उसको छोड़कर तो कुछ भी नहीं। एंड गाइस आपको ऐसा लगेगा कि दोनों कम्प्लीटली अलग फिल्म है। अगर आप उसके गाने देखोगे और उसके गाने देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि दोनों के म्यूजिक डायरेक्टर अलग है। हालांकि दोनों के म्यूजिक डायरेक्टर सेम ही है, मतलब फिर भी इतना बड़ा अगर फर्क है
तो भाई मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। एंड इस फिल्म के अंदर एक ही गाना अच्छा था, उसको भी इन लोगों ने ट्रेलर में ही यूज किया है। सोचो व्हाट ए क्लेवर माइंड ही हैज। जो उनको पता था कि जो एक ही गाना अच्छा है उसको पहले से ही रिलीज कर दो। मैं ये सोच रहा था भाई अगर गाने इन्होंने रिलीज नहीं किए तो फिल्म देखते टाइम हमको हर एक वायरल सॉन्ग वहाँ पर ही सुनने को मिलेगा, मगर कोई सॉन्ग वहाँ पर अच्छा था ही नहीं। एंड वो आरी आरी को छोड़कर पूरा म्यूजिक एल्बम ही क्रैप था। बट गाइस आई लव द कन्विक्शन ऑफ आदित्य धार। बंदा क्लियरली बोल रहा है गान मारो तुम सब लोग, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं बस वही दिखाऊंगा जो मुझे दिखाना है। एंड बंदा बिल्कुल वही किया था पार्ट 1 में भी, और इस पार्ट 2 में भी उसने बिल्कुल वही किया है। गाइस अगर आप लोग सिनेमा फील करना चाहते हो, मतलब आपकी जिंदगी में 4 घंटों के लिए सभी दुख दर्द भूलकर एक कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो भाई अभी जाकर एक 250 रुपये की मूवी टिकट बुक करो और जाकर देखो धुरंधर 2। ये आपको ये जनरेशनल फिल्म है। ये फिल्म आपको हर बार नहीं दिखेगी, ये सालों में या फिर डेकेड्स में एक बार ऐसी फिल्में बनती है। अभी थिएटर में चल रही है तो भाई जाकर देखो, आप लोग डिसअपॉइंट होंगे ही नहीं। एंड गाइस अगर आप लोग डिसअपॉइंट हो गए ना तो यहाँ पर आकर मुझे अनफॉलो कर देना, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। बस गाइस एक बार ये मूवी जाकर देख के आना, और देखने के बाद यहाँ पर कमेंट करना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, या फिर ऑलरेडी आपने इस मूवी को देखा है फिर भी कमेंट कर देना।